नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी होती है। आप अगर सॉलिड में शेप या साइज का चेंज करते हो तो जो डीफॉर्मिंग फोर्स होता है उसको हटा लेने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बाय विर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट रीगेन्स, ये दोबारा से अपनी शेप को रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, its original shape and size if force of deformation is removed। तो फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जो इसके शेप या साइज को चेंज करने वाला जो फोर्स है, वो जब तक लगा रहता है तभी तक उसमें चेंज आता है शेप और साइज में, और जैसे ही हम डिफॉर्मेशन फोर्स को हटा लेते हैं तो इलास्टिसिटी की वजह से जो मटेरियल है, जो सॉलिड है, वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में सबसे पहले है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो अगर आप किसी सरफेस एरिया पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो फोर्स और एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी टू डिफॉर्म इट्स शेप, and size, then force per unit area is called normal stress। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट करने के लिए आती है। तो स्ट्रेस फोर्स की डायमेंशन हो गई ml/t-2 और एरिया की तो ये ml-1 t-2। क्या होता है कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट चेंजेस द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। तो अगर कोई हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है, यानी कि उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। तो उसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो प्लेस्ड होते हैं उनकी पोजीशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, इसकी वजह से वो उसको रिगेन करता है। तो स्ट्रेस का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स। जब आप डिफॉर्म फोर्स लगाओगे तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब जो स्ट्रेस है वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये जो फोर्स है डिफॉर्मिंग, ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। स्ट्रेस को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया और दूसरा एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया।
क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा। तो स्ट्रेस को आप लिख सकते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसी की वजह से इलास्टिसिटी की वजह से उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये स्ट्रेस का जनरल फॉर्मूला हो गया। स्ट्रेस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट होता है हर एक मटेरियल का। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि स्ट्रेस इज नॉट वेक्टर, और दूसरा जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, कांस्टेंट फॉर अ बॉडी। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो टेंजेंशियल, जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कंफ्यूजन इसमें होती है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्ट्रेस वेक्टर नहीं है। सेकेंड टाइप का जो स्ट्रेस है वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये भी फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, इसको शेयर स्ट्रेस भी होता है। इसमें जो फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। ये सपोज करिए कि कोई है, की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो मतलब इस डायरेक्शन में नीचे वाला जो सरफेस है उस पर फोर्स नहीं लगाया है, ऊपर बिल्कुल टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो इसमें इस तरह का चेंज आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी ऐसे। तो पहले वाली जो साइड थी वो वर्टिकल थी, और अब इसमें ये वाली जो साइड है इस फोर्स की वजह से ऐसे चेंज हो गई, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल से टेंजेंशियल फोर्स की वजह से इसमें डिफॉर्मिटी आ जाती। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है फोर्स, तो ये वाला फोर्स कैसा होगा, टेंजेंट वाला फोर्स होगा अपॉन एरिया। तो ये वो वाला एरिया होता है जिस एरिया पे फोर्स लगाते हैं, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, और इस पे आप फोर्स लगाते हो तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो ये वाला जो फोर्स है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर इसके नाम दिए गए हैं। जैसे परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। इससे वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। तो ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है दिस प्रोड्यूस चेंज इन शेप ओनली, बट नॉट इन वॉल्यूम। तो इस वाले स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ शेप में चेंज आता है। इसके बाद थर्ड है बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस।
ठीक है, जैसे सपोज करिए कि ये एक टैंक है और इस टैंक के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं। जैसे ये टैंक के हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये जो लिक्विड है ये इससे हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा। तो अगर हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगता है तो उसमें फोर्स पर यूनिट एरिया आता है बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड to a uniform force from all sides, मतलब हर एक तरफ से अगर फोर्स लगे, एक जैसा फोर्स लगे, then stress is called bulk stress। है ना। और ये जो है इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम में चेंज आता है बट नॉट इन शेप। शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे क्यूब है तो ये क्यूब ही बना रहेगा क्योंकि हर एक तरफ से एक जैसा फोर्स है। तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, फ्रंट वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो इसमें जो शेप है उसमें तो चेंज नहीं आता, बस ये इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और इसका भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा। तो बल्क स्ट्रेस का भी फॉर्मूला रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें जो एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो जिस जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है वो सारा एरिया इसमें आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन एरिया। इसका एक एग्जांपल करते हैं। Calculate the value of stress in a wire of steel having radius of 2 millimeter if 10 kilonewton force is applied on it। देखिए, जैसे ये सपोज करिए कि कोई वायर है और इस पे 10 किलो न्यूटन का वेट लटका दिया जाता है, यानी कि 10,000 न्यूटन का वेट लटका दिया जाता है। इसकी रेडियस दी हुई है। तो ये जो वेट है ये इसके इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर लग रहा है। तो जिस एरिया से सब्जेक्टेड फोर्स होता है उसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका जो स्ट्रेस है वो आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें फोर्स और रेडियस की वैल्यू डाल देंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस की टाइप्स आपसे पूछ सकता है। फिर जो स्ट्रेस है वो अलग अलग किस होते हैं आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। स्ट्रेस के बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन को बोलते हैं कि जो भी उसमें चेंज आया है वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में क्या है। तो जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब वो स्ट्रेन कितनी तरीके का हो सकता है उसको देखते हैं। तो स्ट्रेन कैसे आता है? जब कोई हम डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आता है शेप में या साइज में, तो स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन जैसे लेंथ में चेंज आता है या वॉल्यूम में चेंज होता है उसी तरह से स्ट्रेन का नाम आ जाएगा। और ये जो स्ट्रेन है इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट लेस इसलिए होता है क्योंकि ये रेशियो है
और सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे और उसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, अब अलग अलग चेंजेस के हिसाब से इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले लेंथ को दिया गया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लेंथ में अगर चेंज आता है तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो दैट विल बी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लेंथ में होना चाहिए, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो लेंथ अगर L है तो इसके चेंज को हम डेल्टा L से डिनोट करेंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से आता है? बल्क स्ट्रेस की वजह से। तो अगर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है बल्क स्ट्रेस की वजह से, वॉल्यूम में चेंज आता है, तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा ये डेल्टा V अपॉन V आ जाएगा। इसके बाद है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से आता है। तो अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओगे, ये सपोज करो ये ओरिजिनल शेप है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ये फोर्स इस तरह से लगा हुआ है और ये जो शेप है ये इस तरह से चेंज हो जाती है। तो इसमें देखिए कि अगर ये लेंथ L है और इस तरफ वाली लेंथ में जो चेंज है वो डेल्टा L आता है, मतलब ये वाला जो एंड है वो डेल्टा L से फिक्स्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो शियर स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन ज्यादा नहीं होगा, तो शियर स्ट्रेन हम इस एंगल से कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो थीटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेन थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर टेन थीटा निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये डेल्टा L अपॉन L के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है दैट इज आउटकम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो लेंथ में चेंज आएगा, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जैसे एक वायर का एग्जांपल आपको दिया था। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वो बल्क स्ट्रेस की वजह से आता है, और अगर टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेन आता है और उसको हम थीटा से कैलकुलेट करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। ये जो शियर स्ट्रेन है ये इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपसे दो स्ट्रेन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रेन पूछा जाता है तो नाम तो आपको तीनों ही बताने पड़ेंगे। अब इलास्टिसिटी के ऊपर हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम है हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस तीन तरीके के होते हैं और स्ट्रेन भी तीन तरीके के होते हैं। हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, तो इलास्टिसिटी के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेन आप लगाओगे उतना ही स्ट्रेन उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। तो अगर आप स्ट्रेस को डबल करते हो तो स्ट्रेन भी डबल आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेस है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो स्ट्रेन होगा। उसमें जो E की वैल्यू है वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो जो E है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें जानते हैं, तो जिस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आएगा उसके हिसाब से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये बदलते चले जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रेस से स्ट्रेन किस तरह से चेंज होता है, उसमें एक कर्व है, उसको डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस के हिसाब से स्ट्रेन किस तरह से चेंज होता है, ये देखिए वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को लेंगे और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि स्ट्रेन किस तरह से चेंज होता है। और ये हम एक एग्जांपल में एक वायर है, ये सपोज करिए कोई वायर है और इस पे हम एक टेंजेंशियल फोर्स सॉरी एक नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, ये हमने वेट इसके ऊपर लगा दिया W इज इक्वल टू mg। तो ये इसकी जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है पाई आर स्क्वायर, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो फिर हम इस पे वेट को इंक्रीज करके देखेंगे कि स्ट्रेन किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, तो सरफेस एरिया तो इसका सेम ही रहेगा और जैसे जैसे हम वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस से फिर स्ट्रेन को मार्क करके इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्राफ बनाते हैं। तो वो ग्राफ किस तरह से आता है देखिए जरा। पहले एक स्ट्रेट लाइन आती है, फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है ए पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन आती है, फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो थोड़ी तिरछी हो जाती है, फिर बी पे जाके चेंज होता है, फिर सी से ये इस तरह से जाती है और फिर थोड़ा नीचे आता है। तो इस तरह का ग्राफ होता है। तो ए पॉइंट तक क्या है इसका स्टडी देखिए, अप टू पॉइंट ए, ये ओ से ए तक। तो अभी के फ्रॉम ओ टू ए, ये ग्राफ किस तरह से आता है। जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तभी एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ओ से लेके ए तक एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पे जो है हुक्स लॉ इज फुल्ली ओबेड, ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ फुल्ली ओबे होता है। मतलब जिस रेशो में आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो उसी रेशो में स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेस अगर डबल करते हो तो स्ट्रेन भी डबल हो जाता है। तो ए को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या मतलब है इसका पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट का, कि यहीं तक प्रोपोर्शनलिटी है। मतलब अगर आपने स्ट्रेस को डबल किया तो स्ट्रेन भी डबल हो गया, उससे आगे प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि स्ट्रेस को हम बढ़ाते हैं, स्ट्रेन बढ़ेगा तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ता है, लेकिन सेम रेशो में नहीं बढ़ता है। तो इसलिए हम ए को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि वहां पे उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो खत्म हो जाती है। अब ए के बाद अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये स्ट्रेस बढ़ेगा और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो अब ए से आगे चलिए और देखिए कि अगर हम स्ट्रेस को ये बढ़ाते हैं तो कम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो ज्यादा स्ट्रेन बढ़ता है। यहाँ पे एक्स और वाई साथ साथ चल रहे थे, है ना, जितना एक्स को इंक्रीज करोगे उतना वाई इंक्रीज होगा। लेकिन अब ये ग्राफ नीचे आ गया, इसका मतलब वाई कम इंक्रीज हो रहा है और एक्स ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कम स्ट्रेस में आपको स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है। तो वो जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो खत्म हो गई है। अब ए से आगे चलते हैं। तो ए से आगे जाएंगे तो कम स्ट्रेस लगाने पे ही
ज्यादा स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट अगर आप यहां से आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट कम है और एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा मतलब स्ट्रेन ज्यादा है और स्ट्रेस कम है, तो स्मॉल स्ट्रेस पे ही आपको ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है ए से ऊपर। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये कहां से कहां तक जाती है, बियॉन्ड ए अप टू बी। तो ए से बी तक ऐसा होता है कि वही थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं तो ज्यादा स्ट्रेन आता है। तो जो पॉइंट बी है उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो जो बी पॉइंट है दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, या इसका दूसरा नाम है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट का मतलब समझिए कि इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है, और ओ से ए तक और ए से बी तक क्या फर्क है। इसका ये फर्क है कि आपने जैसे स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन आ गया, तो ए पॉइंट तक तो जितना स्ट्रेस आपने लगाया उसी हिसाब से स्ट्रेन बढ़ गया। मतलब अगर आपने स्ट्रेस डबल कर दिया तो स्ट्रेन भी डबल हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, ये ए तक रहेगा। अगर आप स्ट्रेस को हटा लेते हो तो स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप बॉडी के ऊपर से ये वेट हटा लोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि ये ए जो पॉइंट है वो वापस ओ पे आ जाएगा। फिर ए से बी तक गए, ये जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट है, मतलब इसके बाद इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। उसका मतलब है बी तक इलास्टिसिटी है। तो भी अगर हम इस वेट को हटा लेते हैं यानी कि स्ट्रेस को हटा लेते हैं तो बी के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। लेकिन फिर क्या फर्क है ओ से ए तक और ए से बी तक। ओ से ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ए से लेके बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर है। तो ओ से ए तक भी अगर आप ये वेट हटा लोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ए से बी तक भी अगर वेट हटा लोगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब इलास्टिसिटी तो है, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी है वो सिर्फ ओ से ए तक है, ए से बी तक प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। तो इलास्टिसिटी के हिसाब से तो जैसे हम बी से पहले किसी भी पॉइंट पे अगर वेट हटा लेंगे यानी कि स्ट्रेस हटा लेंगे तो हम वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। ये तो हो गई सिमिलरिटी। और डिफरेंस क्या है कि ओ से ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि अगर हम कम स्ट्रेस लगाते हैं तो हमको लार्ज स्ट्रेन मिलता है। अब बी से आगे चलते हैं। तो ये हमने स्टडी कर लिया ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, बी। तो जैसे ही बी से ऊपर जाएंगे तो ये एक और चीज देखिए कि ओ से लेके बी तक का जो रीजन है इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी, और जो ये रीजन है पूरा ओ से लेके बी तक दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, यानी कि यहां तक ये इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। अब आप बी से ऊपर जाते हैं, स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं, तो यहां से आगे क्या होगा, क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट है तो यहां से आगे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा। तो अगर आप वेट को हटा लेते हो तो ये जो इसका जो लास्ट पॉइंट है ये वापस ओ पे आ जाता है। मतलब सपोज करो कि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, तो आप अगर इस वेट को हटाओगे तो ये ओ डैश से वापस ओ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बी से सी के बीच में आप बी से आगे चले गए और आपने ये वेट हटाया तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा, यानी कि ओ पे नहीं पहुंचेगा। तो ये मतलब इसमें एक डिफॉर्मिटी परमानेंट आ जाएगी। ठीक है, तो बी से ऊपर जब जाओगे तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो आप अगर सी पॉइंट पे वेट को हटाते हो तो फिर ओ को गेन नहीं कर सकते हो। सपोज करो फिर ये ओ डैश पे आ जाता है, मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये ओ डैश। ठीक है, तो ये इसमें परमानेंट डिफॉर्मिटी आ गई,
मतलब इससे ज्यादा वो वापस ओ पे नहीं पहुंच सकता है, यानी कि उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और ये जो चेंज है ये 1% से कम होगा। दिस इज लेस देन 1%। तो ये जो ओ ओ डैश है, मतलब ये जो परमानेंट चेंज है ओ ओ डैश, ठीक है, ये जो ओ ओ डैश है दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। मतलब ये इसमें परमानेंट डिफॉर्मिटी आ गई, क्योंकि बी पे तो इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई थी, अब उससे आगे जाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकता है। तो आप अगर यहाँ से बी से सी तक किसी पॉइंट पे हटाओगे तो इतना उसमें चेंज आ ही जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो इलास्टिक बिहेवियर था, अगर आप ओ से बी तक जाते हो तो ये बी से ओ तक वापस आ जाता है, लेकिन अगर आप ओ से सी तक जाते हो तो फिर वो इसको सी से लेके ओ डैश तक आएगा, सी से लेके ओ तक वापस नहीं जा पाएगा। तो ये वाला जो बिहेवियर है दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो ओ से लेके बी तक तो इलास्टिक बिहेवियर है, और ओ से लेके सी तक अगर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक बिहेवियर होगा, और जो ए पॉइंट है दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, और जो बी पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पॉइंट, मतलब वो लिमिट पॉइंट है। अगर आप सी से आगे जाते हो, सी से आगे जाते हो डी तक, तो फिर इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है, वेरी लार्ज स्ट्रेन, और फिर ये बुरी तरह से खिंच जाता है, और फिर थोड़ा और फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा यहाँ से, तो ये वायर कहीं ना कहीं से टूट जाएगा। ये जो ई पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। तो जो डी वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। ये जो डी पॉइंट है दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब यहाँ पे ये टूट जाएगा, या ब्रेकिंग पॉइंट, और जहां से ये ग्राफ नीचे आने लगता है इसको बोलते हैं प्लास्टिक डीफॉर्मेशन, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं टूटता, टूटता वो उससे कम स्ट्रेस पे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला जो पॉइंट है उस पे नहीं टूट रहा है, उससे कम पे टूट रहा है, उसको समझिए। तो जैसे जैसे आप इस पे वेट बढ़ाओगे तो इसका स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, तो ये वायर क्या है बीच में से कहीं से पतला हो जाएगा, इस तरह से पतला हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे तो ये पतला हो गया, फिर उसको तोड़ने के लिए इतने फोर्स की जरूरत नहीं है, अगर आप उस पे वेट लटका रहेगा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि उससे कम स्ट्रेस पे ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो इस डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस आएगा दिस पॉइंट विल डिफाइन ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्योंकि वहां पे ये वायर कहीं ना कहीं से बीच में से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। जो 2021 वाला जो इस बार का जो पेपर है उसमें इलास्टिक बिहेवियर सिलेबस में नहीं है, मतलब ये वाला जो बिहेवियर है इलास्टिक बिहेवियर ये सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये ग्राफ भी हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के अभी काम नहीं आएगा तो फिर बाद में आएगा, तो इसको आप जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और समझने के लिए कुछ है नहीं, ये चीज आप नोटिस करते हो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। शुरू में जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते हो उतना स्ट्रेन बढ़ता है, फिर बाद में कम स्ट्रेस पे ही आपको ज्यादा स्ट्रेन मिलता है, फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाता है ना, ओ की जगह ओ डैश पे आ जाएगा, तो ये जो परमानेंट चेंज है इसको हम परमानेंट सेट बोलते हैं। फिर उससे आगे जाओगे तो बहुत कम में आपको ज्यादा डिफॉर्मिटी मिलेगी, तो वो जहां पे छोड़ दोगे वहीं पे रह जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक होता है, आप उसको खींचो तो उसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो वापस जा ही नहीं पाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर।
तो सी पॉइंट से ऊपर जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर, मतलब जहां पे खींच के छोड़ दोगे वो वहीं पे रुक जाएगा। फिर सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट है जिसके बाद ये बिल्कुल टूट जाएगा, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, और इस पे जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब देखिए इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं तो ग्राफ में हमें ये जो सॉलिड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का पता लगता है, जैसे डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल और ब्रिटल में क्या फर्क होता है? जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें प्लास्टिक बिहेवियर की जो रेंज होती है ये काफी ज्यादा होती है। अगर हम इस वाले ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर दें इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा देर तक टूटेगा नहीं, है ना। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिसमें ये जो रीजन है सी से लेके डी तक का रीजन काफी ज्यादा होता है, उसके हम वायर्स बना सकते हैं क्योंकि वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो जिसका जो प्लास्टिक रीजन है वो ज्यादा होता है, यानी कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, ये जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा, यानी कि उसके हम वायर्स बना सकते हैं, उसको ज्यादा लंबा हम खींच सकते हैं। और जिसमें ये जितना ज्यादा कम होगा, अगर ये कम रह जाएगा, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है बढ़ाने पे टूट जाते हैं। तो अगर ये सीडी वाला पोर्शन कम है तो वो ब्रिटल मटेरियल होगा, और अगर सीडी वाला पोर्शन ज्यादा है तो वो डक्टाइल मटेरियल होगा, यानी कि उसके हम वायर्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब है स्ट्रेस बढ़ाने पे ये रीजन डिसाइड करता है कि कौन जल्दी टूटेगा और किसके वायर्स खींचे जा सकते हैं, जिसके खींच के हम तार बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां तक का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ होगा डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल का, और अगर इसको आप ज्यादा बड़ा कर दोगे तो वो ग्राफ हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल का। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैलिबिलिटी। तो अभी तक हम जो है मटेरियल को खींच रहे थे, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे थे। अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपना जो ओरिजिनल शेप है उसको रिगेन कर लेता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी। तो इसमें ये कंप्रेशन होता है, यानी कि जो फोर्स है वो अंदर की लगाया जाता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो अप्लाइड फोर्स लगेगा। अगर लाइट अंदर की तरफ लगेगा तो उसमें कंप्रेस। ग्राफ से होता है, ये पहले इस पे प्रोपोर्शनल लिमिट होती है ए डैश तक। आप ये अप्लाइड फोर्स हटाओगे तो, और फिर फोर्स कम लगेगा, कंप्रेशन ज्यादा होगा, ये नीचे की तरफ है, और फिर इसके बाद वो क्रश हो जाएगा। आप अगर उसको दबाओगे तो वो टूट जाएगा, उसका चूरा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम क्रशिंग पॉइंट। तो ये जो बी वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड क्रशिंग पॉइंट। तो ए डैश तक तो इसकी इलास्टिक लिमिट होती है, दिस इज इलास्टिक लिमिट। तो आप फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ, कंप्रेस कर रहे हो, तो ए डैश तक जैसे ही आप फोर्स हटाओगे
तो वो पिचक के वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, लेकिन उससे आगे अगर आप बी तक पहुंच गए तो क्रश हो जाएगा, मतलब वो जो मटेरियल है वो टूट जाएगा। तो ये भी इलास्टिसिटी जैसा ही है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर ये रीजन ज्यादा हो जाए, यानी कि क्रशिंग अगर देर से होगी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें प्लास्टिक बिहेवियर ज्यादा होता है, प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, उसी तरह से अगर क्रशिंग लेट होगी, मतलब ये जो बी वाला पॉइंट है वो अगर दूर चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम उसको हथौड़े से ज्यादा देर तक पीट सकते हैं, और उसका मतलब है कि हम उसकी चादर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे हैमरिंग करते हो, सपोज करो कि कोई मोटी शीट है, आप उसको हथौड़े से पीटते हो, तो वो जितना पतली देर तक आप उसको पीट सकते हो और वो टूट नहीं रहा है, क्रश नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसकी चादर बनाई जा सकती है। तो मैलेबल का मतलब है कि आप उसको कंप्रेस करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है बेटा इलास्टोमर्स। जो इलास्टोमर्स है उनके इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, यानी कि आप कितना भी उसमें फोर्स लगा लो, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेते हैं। तो उसमें प्लास्टिक बिहेवियर वाला पॉइंट नहीं आता, जैसे ये स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, आप स्ट्रेस बढ़ाते चले जाओगे, स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसमें जो इलास्टिक रीजन है वो काफी बड़ा होता है, उसमें प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं। तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसको आप किसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस तक भी वो वापस अपनी जो इलास्टिसिटी है उसको रिगेन कर लेते हैं। तो elastomers are the materials which can be elastically stressed to large values of strain। ठीक है, आप उसको इलास्टिकली स्ट्रेच कर सकते हो, यानी कि जब भी आप स्ट्रेस हटाओगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर इलास्टिक टिश्यू होते हैं, वो अओर्टा के होते हैं, है ना, उससे ब्लड वेसल बनती है, तो वो इलास्टोमर्स होते हैं। उनको आप खींचो और उसको, उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो काफी बड़ी होती है, तो आप लार्ज स्ट्रेस लगाने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है इलास्टोमर का अओर्टा। अब जैसे हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अलग अलग स्ट्रेन के हिसाब से अलग अलग इलास्टिसिटी के मॉडुलस होते हैं। तो सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की नेचर के अकॉर्डिंग ये इलास्टिसिटी के मॉडुलस अलग अलग होते हैं। तो जैसे सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
तो ये तो हो गया एफ अपॉन ए, और ये हो गया डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। फिर इसके बाद आता है बल्क मॉड्यूलस। इसको बी से डिनोट करता है। ये भी नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। जैसे सपोज करो ये कोई वॉल्यूम है V और इस पे हर एक तरफ से फोर्स लगाया जाता है और इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम V है और फाइनल वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V, तो वॉल्यूम इसका चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस तो F अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम का चेंज हो गया माइनस डेल्टा V, माइनस इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ वी अपॉन ए डेल्टा V। ये हो गया बेटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो फोर्स अपॉन एरिया है इसको हम प्रेशर से डिनोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू V डिवाइड बाय डेल्टा V। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर को हम नॉर्मल स्ट्रेस की जगह यूज कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको प्रेशर दिया हुआ होगा। एक और मॉडुलस होता है, वो नोट्स में आपके अवेलेबल है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, लेकिन वो इस बार के सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद जो इलास्टिक एनर्जी है वो भी सिलेबस में नहीं है। और ये जो बल्क मॉडुलस है इसका रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। एक और टर्म है कंप्रेसिबिलिटी, ये 1 अपॉन बल्क मॉडुलस के इक्वल होता है। तो बल्क मॉडुलस को उल्टा कर दीजिए तो कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा V, ये डेल्टा V अपॉन P इंटू V। तो देखिए जितना मैंने आपको कराया है वही सिलेबस में है। उसके बाद जो PDF भेजी है उसमें बाकी सब चीजें भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम के लिए इतना ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको एक बार थ्योरी को पढ़ लीजिएगा और जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज में आपको यही थ्योरी रिवाइज करनी है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके।